हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपने पहले भी 12th में पढ़ा होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एएस है सीए इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम के लिए, जो अभी मई 26 में आएगी। और क्योंकि दिन बाय दिन टफ बनता जा रहा है हमारा पेपर, जो भी हमारे पेपर्स अभी आ रहे हैं हम देखें काफ़ी टफ आ रहे थे। तो अगर इससे कोई सवाल पूछ लिया तो ये काफ़ी टफ सवाल इससे बना सकते हैं ICAI। तो देखते हैं भाई ये इसमें क्या क्या है। ये इसमें आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स, मेरा नाम है प्रतीक खत्री। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता होगा क्या होता है, 12th में आपने बहुत पढ़ा होगा। ऐसा ही बहुत सिंपल चीज़ है ये, अगर समझ लिया और अगर सबको लॉजिक क्लियर हो गया हमें, तो फिर ये पूरा मक्खन है ये जो हमारा एएस है। देखो पहले हम पढ़ते हैं भाई ऑब्जेक्टिव और किस बात पे इसकी एप्लीकेबल होता है, ये पढ़ते हैं भाई। देखते हैं। तो पहले तो कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला है कि भाई ये सभी कंपनी के लिए मैंडेटरी है। सभी कंपनी पे कैश फ्लो स्टेटमेंट अप्लाई होगा, सभी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पे। स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, प्राइवेट स्टार्टअप एंड डोरमेंट कंपनी। देखो इनकी भी मल्टीपल लिमिट्स है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी मल्टीपल लिमिट्स है। तो वो सब हम रिस्पेक्टिवली पढ़ेंगे आगे। पर इन कंपनी पे जो ये चार बताई गई कंपनी, उन पे हमारा अप्लाई नहीं होता एएस। मतलब बाकी सभी कंपनी, चाहे फॉरेन कंपनी हो, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी कंपनी हो, हर एक पे ये एएस अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ये क्यों हम अप्लाई कर रहे हैं, इससे हमें मिलेगा क्या। तो भाई समझने के लिए भाई जो एंटरप्राइज है उसकी एबिलिटी जो है, पैसे जनरेट करने की एबिलिटी और पैसे चुकाने की एबिलिटी, और पैसा कैसे फ्लो हो रहा है, वो देखने के लिए हम कैश फ्लो बनाते हैं। मतलब जो एंटरप्राइज है उसने किस किस एक्टिविटी से, देखो हम आगे तीन एक्टिविटी पढ़ेंगे। ऑपरेशनल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उन तीनों एक्टिविटी से जो एंटरप्राइज जो कैश जनरेट करता है, उसकी कितनी एबिलिटी है, कितनी एक्टिविटी से कौन सी एक्टिविटी से क्या क्या कैश जनरेट हो रहा है, तो हम समझेंगे आगे। और कैसे वो यूटिलाइज हो रहा है, किस एक्टिविटी में ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, किस एक्टिविटी में कम यूटिलाइज हो रहा है। तो अब हम ये सब समझेंगे आगे चल के। देखते हैं आगे क्या होता है। व्हाट इज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पे हमने ऊपर एक वर्ड देखा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश फ्लो में क्या क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्या। ये ये है, सपोज मेरे पास जो बैंक बैलेंस पड़ा है, ठीक है, भले वो मेरे हाथ में कैश नहीं है पर उसको हम कैश मानते हैं, तो उसको हम प्योर कैश मानेंगे। पर ऐसा कोई भी चीज जिसको मैं रेडीली कन्वर्ट कर सकता हूं कैश के अंदर, उसको भी मैं कैश ही मानूंगा। जैसे कोई भी ऐसी चीज, एग्जाम्पल कि भाई मेरे पास अभी वॉलेट में पैसे पड़े, पेटीएम में मेरे पास वॉलेट में पैसे पड़े, ये लिटरल कैश नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कैश ही, पर इसको मैं कैश ही मानूंगा। और जैसे देखो यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी की भी बात हो रही है जो हाईली लिक्विड है। क्या है हाईली लिक्विड, ये की वर्ड से इसको मार्क करना है, आपको एग्जाम में मेंशन करने पड़ेंगे। हाईली लिक्विड कोई भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, या फिर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क। मतलब बिना किसी रिस्क के कि भाई अभी मेरे पास जो सिक्योरिटी पड़ी है उसको मैं बेचने गया, क्या पता नहीं बिके, अगर ये रिस्क है तो वो कैश नहीं है। पर अगर वो इजीली कन्वर्टेबल है, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, कैश, तो वो कैश ही है, समझो वो कैश है, क्योंकि वो इजीली कन्वर्टेबल है। कैश के अंदर उसमें कोई भी रिस्क नहीं है बीच में, भाई ये कन्वर्ट नहीं होगा आगे, तो वो कैश है। तो उसको बोले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आगे देखते हैं कैश इंक्लूड क्या क्या आता है कैश में। एग्जाम्पल है बैंक बैलेंस है, टी बिल्स है जो विद इन 90 डेज में मैच्योर हो रहे हैं। तो ये बात याद रखना, हाईली लिक्विड का मतलब मैच्योरिंग इन 90 डेज, मैच्योरिंग विद 90 डेज, इसका मतलब हाईली लिक्विड। ठीक है, ये जो नोट्स आप देख रहे हो अवेलेबल टेलीग्राम चैनल पे, उसका नाम है प्रोफेशनल्स, मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक कर लेना। काफी अच्छे नोट्स हैं, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। आप कोई भी डाउट आपको इनमें नोट्स के थ्रू या फिर कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं एक्टिव हूँ और मैं आपको एग्जाम में बहुत एक्टिव है आपको रिप्लाई करूंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे। और जो लेक्चर देखने के बाद भी अगर कोई डाउट आए या कोई चीज समझ में नहीं है तो आई एम देयर, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस ऑन माय टेलीग्राम चैनल ओनली। मैंने उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आगे देखते हैं। और देखो कैश में क्या नहीं आएगा, एफडी जो 2 साल के बाद मेच्योर होने वाली है, तो इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है भाई अभी तो मेरे को मिलेगी नहीं एफडी, 2 साल के बाद ही मेरे को मिलने वाली है, तो उसको तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो भी इक्विटी, सपोज इक्विटी शेयर है, ठीक है, वो भी रिस्की है मार्केट। सपोज आज मेरे पास 100 रुपए के शेयर पड़े, क्या पता कल वो 20 रुपए के हो जाए, तो ये भी हाईली लिक्विड है। हाँ, जो टी बिल्स हैं, जो टी बिल्स वो गवर्नमेंट के होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल, इनका नाम होता है
ट्रेजरी बिल, ये गवर्नमेंट के बिल होते हैं, इनमें कोई रिस्क नहीं होता, इनमें आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे जिसमें हाईली लिक्विड चीजें हैं उसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान लेंगे। आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, कि भाई कैश फ्लो मैंने आपको बताया भाई 3 एक्टिविटी से आता है, एक तो होता है ऑपरेशनल, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। पहले हम देखते हैं भाई ऑपरेशनल एक्टिविटी ये होती क्या है। देखो ऑपरेशनल एक्टिविटी हाईली ट्रेडिंग पर्पज से जो भी हम चीजें करते हैं ना, सपोज मैंने माल खरीदा बेचा, मैंने मेरे पास माल पड़ा है वो आगे मैं फ्यूचर में बेचूंगा, तो जो भी ऐसी चीजें हम करते हैं ना उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटी। डेटर को पैसे चुकाना, क्रेडिटर से पैसे मतलब सॉरी डेटर से पैसे लेना, क्रेडिटर को पैसे चुकाना, और रॉ मटेरियल खरीदना, सेल्स करना, परचेज करना, तो ये सब ऑपरेशनल एक्टिविटी का पार्ट बनता है। तो बहुत सिंपल चीज है, आपको आई थिंक अपनी 12th में पहले भी पढ़ा होगा, ये बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती है। ये होती है कि भाई हमने कुछ असेट खरीदी, असेट बेची। एग्जाम्पल, हमने बिल्डिंग खरीदी, हमने फ्लैट खरीदा, हमने शॉप खरीदी, तो ये सब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। या तो कोई मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर ली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर ली, तो ये भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बन गया। हिल बहुत जाता है ये भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बन गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि भाई सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, ये भी अगर हमने किसी असेट को खरीद के बेच दिया तो वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट था। और परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो अगर ये सब लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम इसको इन्वेस्टिंग में क्लासीफाई करेंगे। जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए 12 महीने से ज़्यादा के में हमने परचेस सेल किया है, तो मोस्टली वही चीज़ें क्लासीफाई होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। फिर आगे आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये क्या होती है कि भाई ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारा ओनर्स कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, वो चेंज होता है, और हमारे जो लोन या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो चेंज होती है, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। एग्जाम्पल, मैंने शेयर इशू कर लिए, तो शेयर इशू करने पे मेरे को मिला पैसे, ठीक है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, मैंने शेयर इशू किया। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, शेयर होल्ड करना किसी और कंपनी में वो इन्वेस्टिंग होगा, पर अगर मैं अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रहा हूँ तो वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो उससे मेरा खुद का शेयर कैपिटल ऊपर नीचे हो रहा है। फिर आगे आते डिबेंचर को मैंने इशू किया, तो लॉजिकल बात है डिबेंचर भी अगर इशू होगा तो मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऊपर नीचे होगी, तो उसका भी मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट मानूंगा। हाँ, अगर मैं डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया तो वो भी मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट आएगा। हाँ, मैंने डिविडेंड पे किया इक्विटी शेयर पे, जो मेरे को डिविडेंड मिला वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, पर अगर मैंने खुद की इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पे किया शेयर होल्डर को, तो वो मेरा बनेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। आई होप आपको क्लियर होगा, काफी सिंपल चीज है ये। आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। देखो जो भी हमने अभी चीजें ऊपर पढ़ी, तीनों एक्टिविटी, ये वाली जो तीनों एक्टिविटी हमने पढ़ी है ना, तो वो तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉर्मल बिजनेस थी, कि भाई कोई सपोज कोई किराने की दुकान है, कोई किसी की फैक्ट्री है, किसी की ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो ये सब तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थी। पर अभी हम पढ़ेंगे कि भाई अगर सपोज हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे मेरी बैंक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, मेरी बैंक है, मेरी एच डी एफ, सपोज एच डी एफ सी आपने सुना होगा, ऐसी कोई बैंक है मेरी, ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि मेरा काम ही यही है, लोन लेना देना मेरा काम ही, ठीक है। तो फिर उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होगी और ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या होगी वो हम समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल एंटरप्राइज। कौन सा एंटरप्राइज? यानी कि बैंक, एनबीएफसी, ऐसे एंटरप्राइज, बैंक या एनबीएफसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे देखते हैं कि भाई मेरे को अगर इंटरेस्ट मिला या फिर मैंने इंटरेस्ट पे किया और मैं बैंक हूं, तो ध्यान से देखो, तो क्या ये मेरी रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है? मेरा काम ही यही है कि भाई मैं, लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनको लोन दूंगा, ये मेरा काम है। तो जो मैं लोन उनको चुका रहा हूँ, सॉरी जो मैं उनको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ उनके डिपॉजिट्स पे, और मैं उनसे जो इंटरेस्ट वसूल रहा हूँ मैंने जो लोन दिया उसके ऊपर, तो क्या वो मेरी रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं हुआ? ऑब्वियसली वो मेरी रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट हुआ, तो वो फिर मैं तो ऑपरेशंस पे काउंट होगा ना।
हाँ, तो फिर वो ऑपरेशंस में ही काउंट होगा, वो फाइनेंसिंग में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरी रेगुलर एक्टिविटी, मेरा बिजनेस ही, मेरा धंधा ही यही है, मैं ट्रेडिंग इस चीज़ की करता हूँ, लोन लेने देने की एज ए बैंक। तो और एक और, जब मैं डिविडेंड रिसीव किया, ये भी मेरा ऑपरेशनल एक्टिविटी का ही पार्ट होगा, क्योंकि जो भी मेरे को पैसे डिपॉजिट मिले हैं वो मैंने कहीं पे तो इन्वेस्ट किए होंगे, तो मुझे वहां से डिविडेंड रिसीव हुआ, तो वो भी मेरा बिजनेस का ही पार्ट है, क्योंकि मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, मैंने कहीं और पे इन्वेस्ट कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज़ एक बार मेरे को टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हो कि भाई मैं सर मेरे को समझ नहीं है, एक बार मेरे को एक्सप्लेन कर दो, मैं आपको आके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा नीचे, आप वहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो ईजिली, कोई कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर सपोज फाइनेंशियल एंटरप्राइज की फाइनेंसिंग एक्टिविटी फिर क्या कहलाएगी, सारी तो ऑपरेशनल बन गई, तो फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी भाई डिविडेंड पेड। क्योंकि देखो फाइनेंसिंग भली है पर इसने भी अपना शेयर कैपिटल इशू किया होगा, लॉजिकल बात है। जैसे एनबीएफसी, कोई भी एचडीएफसी बैंक हो, कोई सपोज येस बैंक है, कोई भी बैंक है, एसबीआई बैंक है, उसने अपने शेयर्स तो इशू किए होंगे मार्केट के अंदर, तो अगर वो डिविडेंड पे करेगी उन शेयर होल्डर्स को, तो क्या वो भी ऑपरेशन का पार्ट माने? नहीं, वो पार्ट होगा फाइनेंसिंग का। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज जब सिर्फ डिविडेंड पे करेगा, क्या करेगा? पे करेगा, पे रिसीव नहीं, पे करेगा, तो वो पार्ट बनेगा फाइनेंशिंग एक्टिविटी का। अब आगे आते हैं नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, मतलब नॉर्मल एंटरप्राइज, जैसे किराने की दुकान है, आपके पापा की दुकान है, जो भी है उसको बोलेंगे नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। तो एक तो होती है उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, फिर उसमें ऑपरेशनल एक्टिविटी क्यों नहीं? बेटा हम सिर्फ यहाँ पे लोन्स की बात कर रहे हैं, लोन्स की बात कर रहे हैं, लोन्स एडवांसेस की बात कर रहे हैं, वो कैसे क्लासिफाई होंगे हमारे? तो अगर लोन्स की बात हो रही तो फिर काय की इन्वेस्टिंग की बात आ गई, ये तो डायरेक्टली फिर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी की ही बात आ गई कि नॉर्मल एंटरप्राइज है तो मानना, फिर आता ऑपरेशनल, ऑपरेशनल चीजें भी आती, तो ऑपरेशनल नहीं आएगा, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ही आएगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि लोन लेना देना ऑपरेशनल चीज नहीं है, क्योंकि ये तो है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और आगे बच्चों को रिकमेंड हो पाए, क्योंकि अगर आप लाइक करते तो आगे और रिकमेंड होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ, जिनका भी अटेम्प्ट है May 26 में, काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, प्रिसाइज नोट्स हैं, क्रिस्प नोट्स हैं, सारे फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप एक बार प्लीज़ उसको एक्सेस कर सकते हो, आप इनका प्रिंट भी निकाल सकते हो, कोई कॉपीराइट नहीं है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, इट्स ओके। फिर आगे आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये क्या होती है? नॉर्मल जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हो और हमने उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा हो, या फिर उसको हमारी ग्रोथ हो रही है उसके अंदर, तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो अगर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, मतलब बैंक नहीं है, तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, या तो ब्याज मिला या तो डिविडेंड रिसीव हुआ अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो वो तो इसमें काउंट होगा, ये लॉजिकल बात है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा कि भाई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड, मैंने इंटरेस्ट और डिविडेंड किसी को पे किया, मैंने शेयर्स इशू किए होंगे, मैंने उस पर डिविडेंड पे किया होगा, मैंने डिबेंचर इशू किए होंगे, मैंने उस पर इंटरेस्ट पे किया होगा, वो हमारा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए कि भाई मैं थोड़ा फास्ट हो जा रहा हूँ, थोड़ा मैं स्लो कर लूंगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि देखो ऐसे एएस की पूरी सीरीज आने वाली है, अभी तक आती रहेगी पूरी एएस की, मैंने एएस 1 डाला है, 2 डाला है, अभी 3 डालूंगा, ऐसे करके पूरी एएस के मैं फ्री में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट नोट्स। आगे देखते हैं, एक स्पेसिफिक नोट्स हैं, सपोज लोन दिया है सब्सिडियरी को, ठीक है, और एन इंटरेस्ट अर्न इन देम आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मतलब अगर एनबीएफसी ने, बैंक ने बैंक ने लोन दिया अपनी सब्सिडियरी को, सब्सिडियरी को उसने लोन दिया, ये भी सपोज बैंक ही है, तो फिर वो बनेगा इन्वेस्टमेंट का पार्ट, इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा वो नहीं कहलाएगा कि भाई ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। मतलब बाप ने अपने बच्चे को पैसे दिए और वो दोनों फाइनेंशियल फील्ड के अंदर है, तो वो जो इंटरेस्ट कमाएगा बाप बच्चे को पैसे दिए हुए से, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ये स्पेसिफिक नोट्स है, ये अलग से एक नोट्स है, इसको प्लीज मार्क करना, जो भी आपके नोट्स निकाले होंगे, प्रिंट निकाला होगा, उसको एक बार मार्क कर देना कि भाई ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है। आगे आते हैं मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग कैश। देखो जो नॉर्मल मेथड्स है ना, जैसे इन्वेस्टिंग थी और जैसे फाइनेंसिंग थी, उसमें सिर्फ प्लस माइनस होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट की तो प्लस कर लिया, सॉरी इन्वेस्टमेंट की तो कैश का आउटफ्लो हुआ, तो हमने माइनस दिखा दिया। हमने फिर हमें इन्वेस्टमेंट मिली, यहाँ पे हमने किसी से पैसे लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
तो वो फाइनेंसिंग में प्लस माइनस हो जाएगा। तो उस वे में खाली प्लस माइनस करना होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं होता। सपोज मैंने सेल ऑफ बिल्डिंग कर लिया, और फिर मैंने परचेस ऑफ लैंड कर लिया, ठीक है। वो परचेस कर तो मैं माइनस करूंगा, फिर जो भी यहाँ पे कैश फ्लो आएगा ये हमारा बन गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वैसे ही फाइनेंसिंग में बनेगा। तो इन दोनों को बहुत सिंपल, आई थिंक आपने ये पहले भी 12th में पढ़ लिया होगा। अब आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वो देखते हैं। देखो ऑपरेटिंग कैश फ्लो के दो तरीके हैं, एक तो है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। देखते हैं पर डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ये होता है कि भाई कैश रिसीट जो हमें मिली उसको हमें ऐड कर देंगे, और जो हमें कैश पेमेंट की है उसको हम लेस कर देंगे, और जो भी नेट अमाउंट आया उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सेम अप्लाई होता है इन्वेस्टिंग के ऊपर, ये सेम अप्लाई होता है फाइनेंसिंग के ऊपर। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा क्या है ये। बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट के अंदर सिंपल है, पैसे आए प्लस करो, पैसे गए माइनस करो, सिंपल। अब आगे देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड कैसे काम करती है। ये काम करती है कि भाई हमें इसका एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है, और ये इनडायरेक्ट मेथड काफ़ी एंटरप्राइज यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी एक्यूरेट होती है, इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें दिखती हैं, और इसमें बहुत सारे रिकन्सलेशन हो जाते हैं कि भाई शायद बहुत सी चीज़ें कंफर्म हो जाती है। भाई वर्किंग कैपिटल सही से आ रहा है, जा रहा है, नहीं जा रहा, वो दिख जाता है। भाई क्या नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है वो में दिख जाते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा कैश फ्लो का एक फ्लो दिख जाता है। इसमें वो पूरा फ्लो नहीं दिखता, पर इसमें वो पूरा फ्लो दिख जाता है। जिसको भी अच्छी समझ है फाइनेंस की, वो इनडायरेक्ट मेथड ही चूज करेगा टू वेरीफाई द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, पहले हमें उठाना है नेट प्रॉफिट। पहले हम क्या उठाएंगे, नेट प्रॉफिट उठाएंगे हम पहले, और उसमें से हम एडलेस कर देंगे। क्या एडलेस कर लेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऐड करो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एग्जाम्पल इसका डेप्रीसिएशन। सही है, ये है हमारा नॉन कैश आइटम। अब नॉन ऑपरेटिंग का एग्जाम्पल है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अच्छा, ये हम कर क्यों रहे हैं। देखो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है उसको हमने पीएनएल में कंसिडर कर लिया होगा, हमने पीएनएल से माइनस कर लिया होगा। सही है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हमने पीएनएल से माइनस कर लिया, और अब यहां पे जो हमने पीएनएल से माइनस कर लिया, क्या उसका एक्चुअली कोई कैश फ्लो ऑपरेटिंग का पार्ट बना है क्या। वो तो पूरा हमारा उसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, वो तो ऑपरेशन का पार्ट ही नहीं है। तो इसमें कंसिडर करेंगे ही नहीं इसको, लॉजिकल बात है। तो जब इसमें कंसिडर नहीं करना डिबेंचर का इंटरेस्ट, वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो फिर यहाँ पे हम ऐड बैक कर देंगे। देखो पीएनएल में वहां से हमने माइनस किया, तो इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। समझ आया। तो हम सिंपली देखो, तो हम इफेक्ट को रिवर्स कर रहे हैं। हमने यहाँ पे इफेक्ट को रिवर्स कर दिया। समझ आया आपको। आगे देखते हैं, वैसे ही हम लेस कर लेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कोई भी होंगे, तो जैसे वहां पे किया वैसे यहाँ पे भी कर लेंगे। फिर हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये क्या पता है ये क्या दिखाता है कि अभी हमें नेट प्रॉफिट तो मिल गया है जो प्रॉपर ऑपरेटिंग वाला था, अब इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग का प्रॉफिट ही बचा होगा क्योंकि हमने नॉन कैश आइटम हटा दी। जो नॉन कैश आइटम थे हमने वो हटा दी, डेप्रिसिएशन को हमने हटा दिया इसके अंदर से। मतलब हटा दी जैसे जो पहले हम पीएनएल में जो इसका इफेक्ट कंसिडर हुआ था उसका इफेक्ट हमने हटा दिया। ठीक है, जो पहले पीएनएल में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंसिडर हुआ था उसको हमने यहां से हटा दिया, ऐड बैक कर दिया। तो ये सिर्फ जो ऑपरेशन जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की चीजें थी ना, सिर्फ वही प्योर प्रॉफिट बचा है। अब इसमें कुछ चीजें आनी जानी बाकी है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम है दुकान का गल्ला। सपोज कोई दुकान है ना, उसमें एक गल्ला होगा, उस पर बैठा होगा बड़ा सेठ। तो वो गल्ले में जो भी पैसे पड़े हैं ना उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सपोज मैं उस गल्ले से किसी को पैसे चुका है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई मेरी लायबिलिटी गिर गई।
डिक्रीज इन लायबिलिटी। बोलो, मैंने उस गल्ले में से, जो यहाँ पे पूरा गल्ला पड़ा था, इसमें से मैंने किसी को पैसे दिए, तो क्या मेरे क्रेडिटर क्रेडिटर गिर गए? क्या मैं बोल सकता हूं? मतलब डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या मेरा पैसा गिरा रही है? क्या डिक्रीज इन लायबिलिटी मेरा पैसा गिरा रही है? हाँ या ना तो बोलो। हाँ, गिरा रही है। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी अगर पैसा गिरा रही है तो कैश फ्लो से भी उसको माइनस दिखाएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? करेक्ट है। अब मेरी कोई करंट असेट बढ़ गई, एग्जाम्पल मेरे रॉ मटेरियल बढ़ गए, तो अगर मेरा रॉ मटेरियल बढ़ा तो क्या मैंने उस रॉ मटेरियल के लिए पैसे पे किए होंगे? तो उसी गल्ले से मैंने पैसे निकाल के रॉ मटेरियल को क्या परचेज किया होगा, परचेज किया होगा। तो अगर मैंने रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया है तो फिर क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई जो मेरी असेट है वो इंक्रीज हो गई होगी? मतलब पैसे जाने पे क्या मेरी करंट असेट बढ़ी? वापस रिपीट करो, पैसे गए और मेरी करंट असेट बढ़ी, पैसे गए और मेरी करंट असेट बढ़ी। तो अगर जो मेरे पैसे चले गए हैं तो क्या वो मैं कैश फ्लो से माइनस नहीं करूंगा? कर लूंगा कैश फ्लो से माइनस उसको, क्योंकि मेरे पैसे चले गए और मेरी करंट असेट की वैल्यू बढ़ गई है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। करंट असेट मेरा डिक्रीज हो गया। कोई भी करंट असेट मेरा डिक्रीज कब होता है? सपोज मैं डेटर थे, वो डिक्रीज हो गए। कैसे हो गया? क्योंकि मेरे को उन्होंने पैसा दे दिया होगा, उन्होंने मेरे को पैसा चुका दिया होगा, तभी मैं डेटर डिक्रीज हो गए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई मेरे पास पैसा आया होगा? आया होगा, मानते हो? भाई डेटर डिक्रीज हो गया, मेरे पास पैसा आया। करेक्ट है। तो फिर उनको मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। वही तो हो रहा है, कैश फ्लो तो वही हो रहा है कि भाई पैसा आया तो ऐड करो, पैसा गया तो लेस करो। तो हमने ऐड कर दिया, है कि नहीं? पता है कॉन्सेप्ट बहुत सारे टीचर समझा ही नहीं पाते, बट यू डोंट हैव टू वरी, यू आर विद प्रतीक खत्री। अभी देखते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। भाई मेरी बात बताओ कि कोई करंट लायबिलिटी बढ़ती क्यों है? एग्जाम्पल, मैंने किसी से शॉर्ट टर्म एडवांस ली, मैंने किसी से एडवांस लिया 2 हफ्ते के लिए कि भाई मेरे को एडवांस दे दे, और मेरे गले में उसने पैसे रख दिए, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, मानते हो? इंक्रीज इन लायबिलिटी बढ़ गई। तो क्या पर मेरे पास कैश का इनफ्लो हुआ होगा? डाले समय का पैसे डाले ना गले के अंदर, तो मेरे गले में पैसे आ गए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ भाई मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है पर मेरे गले में पैसा आ गया? तो क्या मेरे पास कैश का इनफ्लो हुआ? हाँ, मेरे पास कैश का इनफ्लो हुआ, फिर मैंने एड बैक कर दिया। इट इज एज सिंपल एज इट इज। करंट लायबिलिटी बढ़ी मतलब कैश का इनफ्लो हुआ होगा तो हमने ऐड किया। करंट एसेट हमारा डिक्रीज हुआ मतलब हमने पैसे किसी से हमें पैसे मिले होंगे, तभी हमारा करंट एसेट डिक्रीज हुआ। डेटर डेटर ने हमें पैसे दिए होंगे तभी डेटर डिक्रीज हो गए, तो उसको हमने एड बैक कर दिया। यहाँ पे इंक्रीज इन करंट एसेट कब हुआ होगा? एग्जाम्पल, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, तभी मेरा इंक्रीज इन करंट एसेट हुआ होगा। संजय, अगर मैंने परचेज तो फिर आउटफ्लो हुआ होगा, तो मैंने यहाँ पे लेस कर लिया। यहीं पे मेरी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, क्रेडिटर को मैंने चुका दिया पैसा, ठीक है? तो अगर क्रेडिटर को मैं चुकाया पैसा तो भाई गले से बाहर गए होंगे पैसे, तो वो भी हम लेस कर देंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अगर समझ नहीं है तो दोबारा रिवाइंड करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर फिर भी समझ नहीं है तो आई एम देयर, यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम चैनल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर। थैंक यू। फिर हम माइनस करेंगे भाई जो टैक्स पे किया इस साल, मतलब जो इस साल का प्रोविजन नहीं, करंट ईयर का प्रोविजन की मैं बात नहीं कर रहा, जो हमने प्रीवियस ईयर 23-24 का, जो हमने प्रीवियस ईयर 24-25 में टैक्स पे किया होगा ना, तो इसके कैश फ्लो में टैक्स पेड दिखेगा। किसका? इस साल का। समझ आया? तो टैक्स पेड हमें दिखाना है, जिस साल का भी पे किया हो, जो एक्चुअली में आउटफ्लो हुआ टैक्स का, वो हमें दिखाना है। फिर हमारा आ गया ये फाइनल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत सिंपल सा था ये।
आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका। नोट मेरे नोट्स एक काफी अच्छा नोट है, वो एक बार पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी की बात हो रही है और बोला गया है कि भाई इसका कैश फ्लो बनाना है, अगर सिर्फ फॉरेन करेंसी की बात हो रही है भाई इसका कैश फ्लो बनाना है, तो हम फिर एक्सचेंज रेट कौन सा लें, किस डेट का एक्सचेंज रेट लें, आज का ले, कल का ले, जो एग्जाम है जिस दिन उसका ले, किस ले एक्सचेंज रेट। तो हमें एक्सचेंज रेट लेना है ऑन द डेट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, मतलब जिस डेट पे आप कैश फ्लो बना रहे हो ना, उस डेट का हमें एक्सचेंज रेट लेना है। कभी भी हमें किसी और करेंसी का कैश फ्लो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। पहले हम उसको करेंगे कन्वर्ट, फिर उसको करेंगे हम प्रेजेंट। तो जो कन्वर्ट करके प्रेजेंट करना है, तो वो हमें किस डेट का करना है उसकी बात हो रही है। तो जिस दिन कैश फ्लो बन रहा है ना, डेट ऑफ कैश फ्लो, हमें उस डेट का फॉरेन करेंसी लेनी है। बहुत सिंपल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और लोगों को शेयर करिए वीडियो, ताकि मैक्सिमम तक पहुंच पाए और आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो पाए। थैंक यू। आगे देखते हैं, जो इनकम टैक्स इज ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये याद रखना। जो भी हमने इनकम टैक्स अभी ऊपर पे किया ना, ये वाला ये हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। बट सपोज कोई हमने एसेट बेची, उस पर हमें कैपिटल गेन हुआ। आप अभी टैक्स में पढ़ोगे कैपिटल गेन होता क्या है। कोई भी हम एसेट बेचते हैं ना, सपोज मैंने सेल ऑफ हाउस किया, कितने में बेचा, सेल प्राइस थी मेरी 50 लाख की, वो उसका मेरा कॉस्ट था 30 लाख का, तो मेरे को 20 लाख का क्या हुआ, LTCG हो गया, कैपिटल गेन हो गया। एग्जाम्पल मैं दिया, मेरे को कैपिटल गेन हो गया 30 लाख का। तो जो वो कैपिटल गेन मेरे को होगा ना, वो कैपिटल गेन मेरा उस स्पेसिफिक जो हेड है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, उसमें जाएगा वो कैपिटल गेन। वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं बने। मतलब कि किसी कोई भी कैपिटल गेन हो रहा, वैसे कोई भी हमें ऐसे कोई डिविडेंड हमने पे किया हो, उसके ऊपर जो एक आता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसको बोलते हैं DDT। आई थिंक अभी तो निकल चुका है, ये अभी नहीं होता। अभी तो आई थिंक वो डीम्ड इनकम बन जाती है। हम आगे वो पढ़ेंगे टैक्स के अंदर, अगर आप टैक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। पर उसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो लगता है कंपनी के ऊपर। तो वो भी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आई थिंक पार्ट बने, क्योंकि वो कंपनी ने अपना शेयर को बाय बैक कर लिया, उस पर हमने कोई डिविडेंड पे टैक्स पे किया, उसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये भी कंपनी के हैंड में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये सब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को अलॉकेट होंगे, एक्सेप्ट जो हमारा नॉर्मल टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो तो पार्ट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही। आई थिंक वो समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल चीज है ये। आगे देखते हैं, सम स्पेशल कंसिडरेशन। कुछ स्पेशल चीजें हैं, हर हर एज में कुछ कुछ स्पेशल माल मसाला ऐसे डालता है। पहले देखते हैं नेटिंग ऑफ। तो भाई अलाउ नहीं है कैश फ्लो का, आप नेट ऑफ नहीं कर सकते। आपने कुछ चीजें बेची, खरीदी, ऐसे नेट ऑफ करके नहीं दिखा सकते। जैसे एग्जांपल सेल माइनस परचेस, ये अलाउ नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। आपको सब अलग अलग दिखाना पड़ेगा कि भाई सेल का ये अमाउंट है, परचेस का ये अमाउंट है, करके से दिखाना पड़ेगा अलग अलग से। आप नेट ऑफ नहीं कर सकते। कैन नॉट नेट ऑफ कैश पेड ऑन परचेस ऑन न्यू मशीनरी एंड सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड मशीन। ये एक एग्जाम्पल है, इससे आपको अगर समझ में तो अच्छी बात है। बाकी अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए तो फिर आप एक बार फाउंडेशन उठा के देख लीजिए। फिर आगे आते हैं बिजनेस परचेस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। देखो, हम चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम मशीन को खरीदा, वो भी एक इन्वेस्टमेंट हो गई। घर खरीदा, वो भी इन्वेस्टमेंट हो गई। हमने कोई दुकान खरीदी, वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गई। ठीक है, पर अगर हम कोई डायरेक्टली पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं, पूरा हमने एक बिजनेस को परचेज कर लिया, तो उसको हम क्या मानेंगे? क्योंकि इसमें देखो शेयर्स भी आएंगे उसके अंदर, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो उसको हम माने क्या? देखो, पता है कभी कभी हम चीज उसके कुछ परचेज करते हैं ना, तो उनको हम शेयर भी इशू करते हैं। तो क्या उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माने? उसको हम क्या माने? देखते हैं। ये क्लासिफाई होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नॉर्मली ये क्लासिफाई होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही हमेशा। एंड इन इनडायरेक्ट मेथड, अगर हम कोई भी इनडायरेक्ट मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं कैश फ्लो बनाने का, तो उसमें हम एक्सक्लूड करेंगे एसेट एंड लायबिलिटी को। कौन सी एसेट एंड लायबिलिटी को? जो हमने टेक ओवर की थी फ्रॉम चेंज इन वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। मतलब जो भी हमारी एसेट लायबिलिटी हमें मिली ना, एग्जाम्पल हमें डेटर मिले, हमें क्रेडिटर मिले, हमें लोन से एडवांसेस मिले, तो वो सब हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कंसिडर नहीं करने।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें डेटर मिले, हमें क्रेडिटर मिले, सब मिल कंपनी के सब मिलता है ना, हमें एसेट, डेटर मिलता है, क्रेडिटर मिलते हैं, लोन से एडवांसेस मिलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कंसिडर नहीं करनी है ऑपरेटिंग के अंदर, जो भी हमने टेक ओवर किया है। क्लियर हुआ? जो भी टेक ओवर की हुई चीज़ें हैं वो हमें कंसिडर नहीं करनी, सिंपल सी बात। सो ओनली कैप्चर ऑपरेटिंग चेंजेस अकर्ड, कोई भी ऑपरेटिंग चेंजेस हुए हमें वही लेना है। जो भी टेक ओवर वाली चीज़ है वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट बन गई, तो फिर जो उनके चेंजेस भी आए हैं वो हम क्यों कंसिडर करें ऑपरेशन एक्टिविटी के अंदर, वो उसको हम कंसिडर करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, काफ़ी सिंपल चीज़ है ये। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें खत्म होगी, बस इतना ही आता है पूरा कैश फ्लो के अंदर। आपने एक बार मेरे नोट्स देखे और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और अगर आपको वो नहीं है तो अपना मैं नाम बदल दूंगा। इतने प्रिसाइज और क्रिस्प नोट्स हैं, आई कैन चैलेंज एंड कि किसी के भी नोट इससे बेटर तो नहीं होंगे। प्लीज इसको एक बार डाउनलोड करके फ्रेंड को शेयर करिए, कंपेयर करिए, देखिए भाई किसके अच्छे नोट्स हैं, मजा आ जाएगा फिर आपको। देखिए तो कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास, जो उसके स्टेप्स कैसे हम फॉलो करेंगे, जो हम फाइनल सॉल्व करेंगे हमारा बीओएस पोर्टल पर, जो भी हमारा क्वेश्चंस बैंक पड़े हैं, जो भी हमारे आईसीएआई ने हमें क्वेश्चंस दिए हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे उसके मल्टीपल स्टेप्स हैं। पहला है हमारा आइडेंटिफाई कैश फ्लो। आइडेंटिफाई करो भाई कौन सा है, इन्वेस्टिंग है, नहीं पहले तो आइडेंटिफाई करो कैश इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि इट इज इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, वो आइडेंटिफाई करो। दूसरा स्टेप है हमारा क्लासिफाई करो इनको, भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्या फाइनेंसिंग का पार्ट है, क्लासिफाई करना पड़ेगा आपको पहले इसके अंदर। फिर आता है कैलकुलेट करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करना, देखो बाकी तो खाली प्लस माइनस है, मेन आता है कैलकुलेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो भाई वो अप्लाई करो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मेथड। देखो आपको एग्जाम में मेंशन की होगी भाई प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड आता ही नहीं है मोस्टली, हलवा हलवा है ये, इतना ईजी है कि भाई कोई भी बच्चा इसको कर देगा, खाली प्लस माइनस ही करना है, पैसे आए प्लस किया, पैसे गए माइनस कर लिया। तो मोस्टली आपसे एग्जाम में इनडायरेक्ट मेथड ही पूछेंगे। तो फिर उसको एडलेस कैसे करना है, ऑन ग्रॉस बेसिस, ऑन ग्रॉस बेसिस, ऑन ग्रॉस बेसिस उसको एडलेस करना, नेट ऑफ मत करना, नेट ऑफ मत करना, ऑन ग्रॉस बेसिस हो। बहुत सिंपल चीज है। अब आगे देखते हैं, रिकनसाइल भी करना पड़ेगा इसको बाद में। रिकनसाइल कैसे करेंगे, सपोज हमारा ओपनिंग का कैश था, उसमें हमने प्लस के जो भी चेंजेस हुए ना, यहाँ पे हमने जो भी चेंजेस किए ना, उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे ओपनिंग कैश के साथ, और फिर वो मैच करना चाहिए क्लोजिंग कैश का साथ। एग्जाम्पल, मेरा 100 का था ओपनिंग का, फिर मैंने चेंजेस प्लस किए 50 की, तो क्लोजिंग मेरा 150 होना चाहिए, मैच करना चाहिए क्लोजिंग कैश का, जो इस साल का क्लोजर है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रेगुलरली ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। और प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जिसका भी एग्जाम May 26 के अंदर है। मैं आगे ऐसी सारी एएस की वीडियोस निकालने वाला हूँ, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स, प्लस आपको मैं सारे नोट्स फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मैंने आपको लिंक पर डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिया है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।